रूटीन्स क्या होते हैं. So in the next video lectures, I am going to explain the computer networks and explain the routing algorithm that is called one of the routing algorithm which is known as a non-adaptive routing algorithm. So I actually described the one of the routing algorithm that is called shortest path routing, also known as a Dijkstra shortest path routing algorithm. So what is this algorithm is that, and how this algorithm is going to be work. So you have to be listen carefully about that. So it is a non-adaptive routing, means it is a static routing. So during the during the working, it is not going to be adapt, or it is not going to be changed. Their routing table is never going to be changed during the working process. So it is basically an offline type of routing. So before going to, or when the routers is going to be booted, so this routing algorithm is uploaded automatically, and it is not going to be changed during the operations. यानी जो भी operations होगा उसमें ये change नहीं होता. Static type का ये काम करता है. So it is a non-adaptive routing. Second one, the router build a graph of the network and identify source and the destination node as the V1 and V2. यानी एक तरीके से assumption किया गया है कि ये source and destination node को V1 and V2 से समझाया गया. यानी V1 is a source node and destination. तो यानी सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में एक तरीके से ग्राफ बनाने का काम करता है ये पर्टिकुलर ये जो रूटिंग एल्गोरिथम है, ये इसका पर्पस यही होता है. फिर उसके बाद बताया गया है कि बिल्ड मैट्रिक्स कॉल्ड एडजेंसी मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स बनाता है जिसका नाम एडजेंसी मैट्रिक्स है, इन विच ईच एलिमेंट इंडिकेट वेट ऑफ द लिंक. तो इसमें ये बताया गया है कि जो एडजेंसी मैट्रिक्स होता है उसमें जो एलिमेंट्स यानी जो एंट्री होता है वो एक तरीके से वेट होता है. वेट मतलब कुछ भी हो सकता है. पैरामीटर्स, एक वेट पैरामीटर मतलब कैलकुलेट करने की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको वेटेज क्या है पड़ेगा, कितना वेटेज पड़ेगा. तो वेटेज कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ डिस्टेंस, कैन बी अ कॉस्ट, इट कैन बी ए स्पीड ऑल्सो. तो यानी कुछ भी हो सकता है. तो एक तरीके से इंडिकेट किया गया है, वेट के थ्रू इसको समझाया गया है कि उस लिंक यानी एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो लिंक है उस लिंक का वेट क्या होगा, यानी जो कनेक्टिविटी है उसकी वेटेज क्या होगी. इफ देयर इज ए नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन V1 यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ VI एंड VJ या V1 टू VJ, V1 टू V2, तो दिस वेट इज आइडेंटिफाइड एज एन इन्फिनिटी. तो इसका मतलब होता है कि अगर सपोज कर लो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कोई डायरेक्ट मतलब तो कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम उसको मान के चलेंगे इन्फिनिटी. ये कुछ प्री डिफाइंड रिक्विजिट है जिसको आपको याद रखना है कि ये किस तरह से काम करता है. तो ये 4 पॉइंट आपको इसको समझा रहे हैं कि डिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग एल्गोरिथम क्या होता है. अब जाते हैं ध्यान से देखेंगे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ. इट इज गोइंग टू बी इन स्टेप्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स आर देयर. इन केस ऑफ स्टेप 1, यानी ये मैं आपको आप रूटिंग एल्गोरिथम समझाने जा रहा हूँ कि डिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग एल्गोरिथम हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर. तो इन केस ऑफ नंबर 1 स्टेप, दैट इज कॉल्ड स्टेप 1, द रूटर built a status record set for every node on the network. तो इसका मतलब होता है कि हर एक नोड पे एक स्टेटस रिकॉर्ड हमेशा अपडेट होते रहेगा. यानी मैं इसको वर्किंग थ्रू नहीं बता रहा, यानी जब ये रूटर काम करने लगता है तब के नहीं है. यानी रूटर काम करने के पहले जो अपना रूटिंग टेबल बनाता है तो उसके लिए एल्गोरिथम दिया गया है, क्योंकि ये नॉन एडेप्टिव बेस्ड रूटिंग है. तो इसका मतलब है जब वो रूटिंग टेबल बनाता है तो उसके लिए वो कैसे काम करता है. तो क्या होता है कि द रूटर बिल्ड ए स्टेटस रिकॉर्ड सेट फॉर एवरी नोड. हर एक नोड के लिए जो रूटर होता है उसमें मैकेनिज्म होता है कि हर एक नोड के लिए एक स्टेटस रिकॉर्ड बनाता है. तो उस स्टेटस रिकॉर्ड में क्या पैरामीटर्स होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा आपको. तो वो जो स्टेटस पैरामीटर होते हैं उसमें से सबसे पहला पैटर्न जो सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, द रिकॉर्ड फील्ड आर प्रीडिसेसर फील्ड. यानी प्रीडिसेसर फील्ड का मतलब है कि उस जिस पर्टिकुलर नोड की बात कर रहे हो जिसमें आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड लिख रहे हो, उस रिकॉर्ड में 3 फील्ड होंगे. पहला तो होता है प्रीडिसेसर फील्ड्स, यानी वो ये बताएगा पहला फील्ड में कि उसका पहला मतलब उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो पहला वाला नोड है वो कौन सा है, प्रीडिसेसर नोड कौन सा है वो है. तो शो द प्रीवियस नोड जिसमें बताया गया है. दूसरा है बता रहा लेंथ. लेंथ मतलब होता है कि आपको पर्टिकुलर जो शो द सम ऑफ द वेट फ्रॉम द सोर्स टू द नोड. तो इसका मतलब है सपोज कर लो आप एक नोड पे हो, आपने तो पहले बता दिया कि आपका प्रीडिसेसर नोड कौन सा है, वो तो आपने एक फील्ड में बता दिया. अब दूसरा जो होता है लेंथ बता रहा. लेंथ जो होता है यानी सोर्स से लेके आपके तक पहुंचने के लिए वो कितने नोड से होते हुए, यानी उसका टोटल लेंथ क्या है वो आपको लेंथ में बताना पड़ता है. तो इसका मतलब है टोटल सम जो होता है वो उसका लेंथ कहलाता है.
अब तीसरा जो होता है लेबल, लेबल मतलब शो द स्टेटस, यानी हमारे पास दो लेबल होते हैं, ये टेंटेटिव होता है यानी ये फील्ड का पार्ट नहीं होता है, बट ये मतलब टेम्पोररी बेस पर काम करता है। अब ये जो लेबल होता है कभी परमानेंट हो सकता है तो कभी टेंटेटिव, तो इसका मतलब है हम ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होता है, प्रीडिसेसर फील्ड और लेंथ फील्ड इंपॉर्टेंट होता है। और जो तीसरा जो होता है उसको हम एजम्पशन पे लेके चलते हैं, जैसे कि आपके पास कुछ नोड जो होता है, ईच नोड कैन हैव वन स्टेटस नोड, यानी कुछ जो होता है परमानेंट होता है, कुछ होता है टेंटेटिव। तो यानी इनिशियली हम टेंटेटिव लेके चलते हैं, फिर जैसे ही उसको सेलेक्ट कर लेते हैं उसको परमानेंट हो जाता है। तो इसका मतलब है कभी एक नोड टेंटेटिव कहलाता है तो कभी एक नोड परमानेंट हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम स्टेप 1 हो गया, अब जाते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जो होता है, द रूटर इनिशियलाइज द पैरामीटर ऑफ द स्टेटस रिकॉर्ड सेट फॉर ऑल, जितने भी नोड्स होता है सबके स्टेटस रिकॉर्ड सेट जो मैंने अभी बताया था वो होगा, एंड सेट देयर लेंथ टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है सबसे पहले स्टेप में ये बताया गया है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हर एक नोड में होगा। अब दूसरे स्टेप से उनकी शुरुआत होती है। शुरुआत में होता है कि इनिशियली सारे जो स्टेटस रिकॉर्ड है यानी सारे का जो लेंथ है उसको हम मान के चलते हैं इनफाइनाइट है, उसमें कोई लेंथ नहीं है, तो इनफाइनाइट लेवल से हम शुरू करते हैं और सारे नोड को हम टेंटेटिव मान लेते हैं। यानी सोर्स से शुरू कर रहे हैं तो सोर्स को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी कनेक्टेड नोड है, यानी जो आपको फिगर में दिख रहे हैं, मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, सारे को हम इनफाइनाइट मानते हैं लेंथ को और उसको टेंटेटिव मानते हैं। कैसे होगा वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तीसरा जो होता है स्टेप नंबर 3, इसमें हम शुरू करते हैं द रूटर सेट ए टेंटेटिव नोड, यानी हम जितने भी टेंटेटिव नोड हैं उनमें से हम कुछ टेंटेटिव नोड को लेके शुरू करते हैं। और शुरू कैसे करते हैं, जैसे उसको हम टेंटेटिव नोड को टी नोड सपोज करते हैं, तो टी नोड की तरह हम मान के चलते हैं कि हमारे साथ जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नोड है वो टी नोड कहलाता है, तो हम टी नोड से शुरुआत करते हैं। तो ये टी नोड इज एजेंट एंड नथिंग मोर, तो इसका मतलब है कि जो हम शुरुआत कर रहे हैं टेंटेटिव नोड वो हमारे लिए एक तरीके से कैलकुलेशंस का हिस्सा है, वो टेक पार्ट कर रहा है, कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाद में वो रिजेक्ट भी हो सकता है और एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो हम उसको मान लेंगे परमानेंट नोड। तो टेंटेटिव नोड का बस यही काम होता है, इट इज एन एजेंट एंड नथिंग मोर। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में बता रहा है द रूटर्स अपडेट द स्टेटस रिकॉर्ड सेट फॉर ऑल टेंटेटिव नोड्स दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द सोर्स नोड। तो इसका मतलब है जब हमने शुरुआत किया एक नोड से, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी उसके नोड होंगे वो सारे टेंटेटिव नोड होंगे। उन टेंटेटिव नोड्स को हम जो है बाद में चेंज कर देंगे, उसके रिकॉर्ड्स को चेंज करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाता है। तो स्टेप नंबर 4 में ये आपको बताया गया है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में बताया गया है द रूटर लुक एट ऑल द टेंटेटिव नोड्स एंड चूज द वन हुज वेट टू नोड इज लोएस्ट। तो इसका मतलब है अब आ जाते हैं बारी टेंटेटिव नोड को एनालिसिस करने के बाद। स्टेप नंबर 4 में ये बता रहा है सारे टेंटेटिव नोड जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सबको हम डायरेक्टली कनेक्टेड, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आई एम only talking about the directly connected node। इसका मतलब होता है हमेशा ये देखना है कि जिस नोड को आप पकड़ रहे हो उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो नोड है उसका जो नोड है उसको हम टेंटेटिव मान के हैं। तो सारे टेंटेटिव नोड जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है उनमें से हम स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है, स्मॉलेस्ट जो वेट है उसको हम चूज करते हैं और बाकी को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है आउट ऑफ दिस टेंटेटिव नोड वन इज गोइंग टू बी परमानेंट। तो देखिए सेकंड पॉइंट में वही बता रहा है, स्टेप नंबर 5 के सेकंड पॉइंट में द लोएस्ट डिस्टेंस टेंटेटिव नोड इज देन द डेस्टिनेशन टी नोड एंड लेबल इट एज ए परमानेंट। तो लेबल इट एज ए परमानेंट मतलब है कि जो मैंने करंट नोड लिया है उसके बेस पर जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड टेंटेटिव नोड है उनमें से मैंने एनालिसिस करने के बाद स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाला टेंटेटिव नोड को ले लिया है, तो वो मेरे लिए अभी करंट डिस्टेंस हो गया। करंट मतलब डेस्टिनेशन हो गया, करंट डेस्टिनेशन मतलब मेरे लिए अभी करंट डेस्टिनेशन हो, अभी तक फाइनल डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा, अभी मेरे लिए डेस्टिनेशन हो गया। तो उस जो टी नोड को मैंने सेलेक्ट किया है उसको परमानेंट नोड में कन्वर्ट कर दूंगा और बाकी को मैं टेंटेटिव नोड में रहने दूंगा। तो इसमें खास बात ये होता है कि जब मैं टेंटेटिव नोड बनाता हूं और उसको एनालिसिस करता हूं तो उसी ड्यूरेशन पे उसके रिकॉर्ड सेट जो होता है उसमें चेंजेस होते रहता है। तो इनिशियली जो रिकॉर्ड सेट होता है वो इनफाइनाइट होता है और उसका जो लेवल होता है वो टेंटेटिव होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एनालिसिस करते जाते हैं वैसे वैसे सारे नोड वो अपने स्टेटस को चेंज भी करते रहता है, साथ में कभी वो टेंटेटिव रह जाता है और कभी वो परमानेंट हो जाता है, लेकिन उसकी जो रिकॉर्ड है वो अपडेट भी होते रहता है। स्टेप नंबर 6 में बताया गया है इफ द डेस्टिनेशन टी नोड इज ए
इज नॉट V2। इसका मतलब है अगर जो डेस्टिनेशन नोड हमने सेलेक्ट किया है स्टेप नंबर 5 में, अगर वो मेरा फाइनल नोड नहीं है, यानी जो मैं डेस्टिनेशन नोड जिसकी बात कर रहा हूँ अगर वो नहीं है, द रूटर गोज बैक टू द स्टेप नंबर 5। तो इसका मतलब है फिर वापस वो कहाँ चले जाएगा, स्टेप नंबर 5। फिर से वो अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड जो टेंटेटिव नोड मैंने परमानेंट किया है, अब उस परमानेंट नोड से अपने जो भी डायरेक्टली टेंटेटिव नोड होंगे उसको वो चेक करेगा, फिर से वही प्रोसेस करेगा, उसको परमानेंट करेगा, फिर से चेक करेगा कि वो डेस्टिनेशन नोड तो नहीं है, अगर है तो अपना स्टेप्स खत्म हो जाएगा। तो स्टेप 6 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको स्टेप नंबर 5 रिपीट करना है या तो फिर स्टॉप करना है। स्टेप नंबर 7 में क्या क्या बता रहा है, कीप द डेस्टिनेशन नोड इज V2, यानी अगर आपने डेस्टिनेशन नोड इस तरह से टेंटेटिव नोड को परमानेंट करते हुए आगे बढ़ते हुए जब आप V2 में पहुंच जाते हो, तो जो स्टेप नंबर 7 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही बता रहा है कि इफ द डेस्टिनेशन T नोड इज V2, the router extract its previous node from the status record sets and does it until the arrives at the V1। तो इसका मतलब है जब आप V2 में पहुंच जाते हो तो उसका बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो। कैसे करोगे, क्योंकि उसमें आपका एक फील्ड जो था प्रेडिसेसर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आप V2 से उसके प्रेडिसेसर्स को देखोगे, फिर जब पहले वाले में पहुंचोगे वहां से फिर से उसका प्रेडिसेसर देखोगे, इस तरह से करते करते आप कहां पहुंच जाओगे, V1। तो इस तरह से जब आप फाइनल पहुंच जाते हो तो ये बैक ट्रैकिंग प्रोसेस करना पड़ता है, जो कि स्टेप नंबर 7 में बताया गया है। और दिस लिस्ट ऑफ नोट शोज द बेस्ट रूट। तो ये जो आप बैक ट्रैकिंग करते हो उसी ड्यूरेशन पे सारी चीजों को नोट करते जाते हो कि किस किस नोट से होते हुए वापस आप पहुंचे हो। यानी एक बार आप जो है टेंटेटिव परमानेंट करते हुए आप आगे बढ़ते हो, डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, उसके बाद आप डेस्टिनेशन से बैक ट्रैकिंग करते हुए सारे नोट को लिखते हुए आ जाते हो, जिससे कि वो एक आइडेंटिफायर क्रिएट कर देता है, एक सीरीज क्रिएट कर देता है कि ये हमारा बेस्ट पाथ है जिससे होते हुए हमने पहुंचा है। तो इस तरह से हमारे पास 7 स्टेप्स मेथड्स होते हैं डिक्सट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जो इसमें आपको बताया गया है। तो बताइए ये चीजें समझ में आ गई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। सर एग्जाम में मोस्टली प्रोसेस पूछता है या फिर न्यूमेरिकल पूछता है? दोनों पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब जाते हैं न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आप देखिए मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे ऊपर जो होता है लैपटॉप में, आप देखिए यहाँ पे जहां मैंने ए को ब्लू किया है, यानी जहां जहां मैं ब्लू कर रहा हूं इसका मतलब है वो पहले टेंटेटिव था बाद में परमानेंट हो गया। तो ब्लू मींस परमानेंट, यानी ऑल द नोड्स हैविंग द ब्लू कलर एंड व्हाइट टेक्स्ट, दैट मींस दे हैव परमानेंट। तो यानी वो परमानेंट हो चुका है, उसको मैंने किया। अब देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ, 4 स्टेप्स में इसको पूरा समझाया गया है। आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस पूरे फिगर में ऊपर टॉप वाले फिगर में पूरा दिया हुआ है। हर एक नोड का नाम दे दिया गया है, ए बी सी डी ई करके नाम दे दिया गया है। और एक नोड पे 2 रिकॉर्ड सेट रखा गया है, एक प्रीडिसेसर्स और एक होता है उसका लेंथ। मैंने आपको पहले ही बताया था टेंटेटिव एंड परमानेंट को यहाँ पे शो नहीं किया गया है, बस इसको हम ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन में आपको बता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि टेंटेटिव कब हुआ। जैसे ही वो टेंटेटिव परमानेंट हो रहा है यानी वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो जा रहा है। तो मैं आपको जैसे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, तो यू कैन सी दैट ए हमारा परमानेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वो सोर्स है, आपका जो डेस्टिनेशन है वो ई है, तो ई तक आपको पहुंचना है। तो ए से ई तक आपको पहुंचने के लिए आपका बेस्ट रूट क्या होगा, अब हम स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 7 को फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 से लेकर 7 को फॉलो करते हैं तो उसमें हर एक नोड का जो होता है उसका एक रिकॉर्ड सेट होता है। सिर्फ पहले वाले नोड का रिकॉर्ड सेट जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्टार्टिंग नोड है। तो वो क्या होता है, ऑलवेज बी ए परमानेंट, यानी वो हमेशा के लिए परमानेंट हो गया। अब मैं ए से जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टली कनेक्टेड जो नोड होता है उसको मैं टेंटेटिव नोड बनाऊंगा। तो आप बताइए ये कि ए से अभी डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से नोड है? सर बी और सी। बी और सी। और मैंने इनिशियली बताया था बी सी डी ई सारे जो होता है उसका लेंथ इनफाइनाइट होता है और उसमें कोई प्रीडिसेसर्स नहीं होता है। देखो डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इनिशियली सारी चीजें एम्प्टी होता है और इनफाइनाइट होता है। तो जो मैंने बताया था स्टेप्स में वो यहाँ फॉलो हो रहा है। इज क्लियर? अब आ जाते हैं कि ए से डायरेक्टली कनेक्टेड जो आप बोल रहे हो वो है बी एंड सी। तो इसका मतलब होता है बी एंड सी तक, यानी ए बी एंड ए सी, यानी बी और सी हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए टेंटेटिव नोड है। तो अगर मैं ये पूछ रहा हूं आप उनसे कि ए से डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नोड है, जो भी टेंटेटिव नोड है वो कौन से है, तो आप यही बोलोगे कि बी और सी इज द टेंटेटिव नोड। तो ये जो बी एंड सी आर द टेंटेटिव नोड्स। तो अब आ जाते हैं दोनों का वेट देखेंगे, यानी लिंक का वेट देखेंगे। ए से बी के बीच में जो लिंक का वेट है वो 1 दिया हुआ है और ए से सी के बीच में जो लिंक का वेट है वो
5 दिया हुआ है, तो 5 और 1 में से शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ? 1 वन सर, शॉर्टेज हुआ। ठीक है, तो देखिए कि अब सेकंड फिगर में आ जाते हैं। जब हम सेकंड फिगर में आ रहे हैं तो हम दो टेंटेटिव नोड को लेके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहला टेंटेटिव नोड हमारे लिए बी है। जब मैं बी का कैलकुलेशन करता हूं तो मैं उसमें लिख देता हूं कि बी का जो प्रीडिसेसर है वो ए है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रीडिसेसर ए को, और उसके बाद मैंने लिखा इसका वेटेज क्या है, यानी वहां ए से बी तक पहुंचने के लिए जो ए से, यानी मैंने क्या बताया था, सोर्स से लेके करंट नोड तक पहुंचना है तो उसका वेटेज क्या है। तो अभी तो सोर्स ने मतलब जो आपका सोर्स नोड है वो ए है और बी उसके करंटली कनेक्टेड है, यानी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए बी का जो वेट होगा वो 1 होगा। और सी का भी देखिए वेट क्या होगा, उसका प्रीडिसेसर क्या होगा, ए एंड 5। इज दैट क्लियर? सेकंड फिगर में जो दिया हुआ है ये ए बी और सी का जो एंट्री हुआ है ये आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, टेंटेटिव नोड जब ऑपरेट होता है, एनालिसिस होता है, तो उस ड्यूरेशन पे वो रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाता है। अब अपडेट होने के बाद दोनों का एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि जो सेकंड नोड है यानी जो बी है दैट इज गोइंग टू बी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस नोड। तो यानी बी को आपने परमानेंट कर दिया, तो देखिए मैंने ब्लू कलर से इसको परमानेंट कर दिया, तो दैट इज बी इज द सेकंड परमानेंट नोड। तो ए पहला परमानेंट नोड हो गया और बी सेकंड परमानेंट नोड है। तो इसका मतलब है कि बी और सी जो पहले टेंटेटिव था उसमें से बी परमानेंट हो गया, सी स्टिल बी है टेंटेटिव। अब जाते हैं बी, क्योंकि बी हमारा सेलेक्ट हो गया। अब बी से आगे फर्दर चलते हैं, तो बी से डायरेक्टली कनेक्टेड टेंटेटिव नोड कौन कौन से होंगे? सर सी डी डी सर। डी और सी, डी डी और ई, डी एंड ई डी एंड डायरेक्टली, ई, नॉट डी यस और सर डी ई एन होगी सर बस, ओके, डी डी एंड ई। एंड ई। सो ठीक है, तो बी से डायरेक्टली कनेक्टेड नोड होता है, जैसे मैंने ग्रीन कलर से आपको शो भी कर रहा हूँ कि ग्रीन कलर के लाइन से आपको शो भी डी कर रहा हूँ। शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो थर्ड फिगर में आप आ जाते हैं। थर्ड फिगर में आपको पता चल रहा है कि बी से डी एंड ई आपके शॉर्ट मतलब दो डायरेक्टली कनेक्टेड टेंटेटिव नोड्स है, जिसमें से आप उनके रिकॉर्ड जो होता है उसको अपडेट करते हो। तो देखिए बी जैसे डी के रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो डी का प्रीडिसेसर बी है, क्योंकि डी के पहले कौन जुड़ा हुआ है, डी से डायरेक्टली वो बी जुड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं इसके वेट को कैलकुलेट कर रहा, तो मैं ये बताया था कि डी तक पहुंचने के लिए ए से अगर होते हुए आप आते हो तो आपका डिस्टेंस टोटल कितना पड़ता है ये कैलकुलेट होना चाहिए। तो आपको पता है कि बी तक उसका इंफॉर्मेशन 1 है और बी से जब वो डी में आता है तो 1 + 2 कर देता है। तो इस तरह से डी में जो रिकॉर्ड सेट है वो उसका प्रीडिसेसर बी है और उसका टोटल जो डिस्टेंस है ए से वो है 3। और उस तरह से ई का जो कैलकुलेशन है वो 4 + 1 5 हुआ है। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया थर्ड फिगर में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो वो आपका टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स है। तो इनमें से आपको पता चल रहा है कि जो सेकेंड ये जो डी है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, यानी अभी करंट स्टेटस पे, करंट स्टेटस में बी3 है और बी5 है, तो बी5 और बी3 में से बी3 इज द स्मॉलेस्ट। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, डी इज गोइंग टू बी परमानेंट। तो इसका मतलब है डी और ई में से डी अब परमानेंट हो गया और अभी भी सी और ई जो होता है टेंटेटिव है। अब आ जाते हैं लास्ट वन, डी से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से हैं? सर ई। हाँ, फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड नहीं जाना है। डी से डी 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 नॉट बी, डी आपने सेलेक्ट कर लिया ना, डी से अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नोड कौन कौन से हैं? सर ई और सी। ई एंड सी। तो आप देख सकते हैं कि ई एंड सी आपके लिए दो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड है। तो इस ड्यूरेशन पे डी से सी का जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो गया। देखिए अभी मैंने डी से किया, तो डी से आगे अगर हम सी का इंफॉर्मेशन देखते हैं तो यू कैन सी दैट कि इसमें जो इंफॉर्मेशन था वो ऑलरेडी 5 था। अब अगर आप इनडायरेक्टली ए बी और डी से होते हुए सी में पहुंचते हैं तो भी उसका इंफॉर्मेशन 5 हो रहा है। तो इज दैट क्लियर कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सी का इंफॉर्मेशन ए और 5 हो गया। लेकिन पहले यहाँ पे सी का इंफॉर्मेशन क्या था, ए से वो प्रीवियसली उसके होते हुए आया था, यानी सी में जो इंफॉर्मेशन पहले अपडेट हुआ था वो ए से सी हुआ था। अब देखिए यहाँ पे एक गलती है, कोई बता सकता है वो गलती कौन सा है? सर B5 की जगह B4 है ई में। देखिए यहाँ पे B3 से डी के बाद सी आना चाहिए। हाँ, सी वाले नोड पे आपके पास ए की जगह क्या आना चाहिए? सर नीचे का दिख नहीं रहा है सर, फुल स्क्रीन है करके।
नीचे जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना A5, वैसे यहाँ पे भी A5 लिखा हुआ है। यहाँ होना क्या चाहिए बताइए सी के लिए? बताइए सी के लिए क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए? डी तक डी तक आपने क्या लिखा हुआ है? B3 लिखा हुआ है। तो सी में इंफॉर्मेशन उसमें B3 है, 3 में और 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? सर D5। हाँ हाँ, तो सी में जो एंट्री होगा वो D5 होना चाहिए। पहले सी में Yes, क्या sir. एंट्री A5 था, अब सी में कौन सी एंट्री होगी? D5। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी अब Yes, sir. अब जब आगे बढ़ रहे हो उस बेसिस पे आपका जो होता है चेंजेस होते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो होता है D5 अब बढ़ गया, D5 हो गया। अब उस तरह से एक ई का जो इंफॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टू बी चेंज। क्या हो जाएगा? अब इसका इंफॉर्मेशन पहले क्या था, तो अब इसका इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? 5। यानी यहाँ पे क्या था, अब इसका इंफॉर्मेशन देखिए, पहले ई का इंफॉर्मेशन क्या था? B5 था। अब ई का इंफॉर्मेशन B4 हो गया। ये कैसे हो गया बता सकते हो? कोई बता सकता है इसका? ये 4 कैसे हो गया? पहले देखिए, पहले वाले फिगर में लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो पहले वाले फिगर में ये B5 था, लेकिन अब इसमें जो चेंज हुआ है वो B4 हुआ। वो क्यों हुआ? सर D2 ही जाएंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। यस, यानी पहले हमारा टेंटेटिव जब यूज हुआ था ई, तो वो रास्ता कुछ और था, यानी बी से होते हुए आ रहा था, तो इसलिए उसका फिगर जो होता है चेंज हुआ था। लेकिन जब डी से होते हुए अब ई पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि डी की वैल्यू को वो आगे फॉरवर्ड करता है। तो डी की वैल्यू को जब वो कैरी फॉरवर्ड करके यूज करता है, तो उसकी वैल्यू जो होता है दैट इज गोइंग टू बी चेंज। यानी वहां पे पहले जो B5 था, अब वो क्या हो गया? वहां पे वो B4 हो गया। अब अगेन यहाँ पे आपको एक छोटा सा मिस्टेक है, वो क्या है बता सकते हो? सर वो बी है वो डी होगा। यस, वेरी गुड। सो आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो दो चीजें मिस्टेक्स दिख रही है वो कैसे चेंज हो गए। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट कि किस तरह से हम अपने आप को, यानी जो नोड है, जो टेंटेटिव नोड है, पहले कुछ और वैल्यू रखता था, बाद में वो टेंटेटिव नोड कुछ और वैल्यू रखेगा और उसके बेस पर वो डिसीजन मेकिंग होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि डी से होते हुए दो रास्ते होता है, एक सी जाता है और एक होता है ई जाता है। तो डी से जब वो सी जाता है तो उसमें जो वैल्यू है उसका जो वेट है 5 है, और इसमें जो वैल्यू है उसका वेट है 4। तो यानी वो 4 को चूज करता है और इस तरह से डी से डायरेक्टली वो ई में पहुंच जाता है। अब ई उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो इसीलिए जो होता है वो रिपीट नहीं होता और यहाँ पे वो खत्म हो जाता है। अब जब ये खत्म हो जाता है तो ये बैक ट्रैकिंग करेगा। तो बैक ट्रैकिंग करते समय शुरुआत कहाँ से करेगा? ई। तो इसका मतलब है पहला जो वो एंट्री करेगा वो ई की एंट्री करेगा, फिर ई से वापस आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डी में, क्योंकि प्रीडिसेसर्स में डी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ गलत बना के रखा है, जिसको आपको मैंने अभी पूछा कि क्या होगा तो आपने करेक्ट किया था। तो यहाँ पे बी की जगह डी होगा, यानी ई नोड में जो एंट्री होगा, दो एंट्री, वो होगा डी और 4 की एंट्री होगी। अब ई से आप डी पे चलते हो, अब डी से फिर वापस बी पे आते हो, बी से वापस आप ए पे आते हो, और इस तरह से आपके पास जो पाथ है रिवर्स ऑर्डर पे आते हुए जब आए हो तो एक पाथ बन गया है ABDE। तो ये आपका पाथ है। लेकिन इस पाथ को फाइंड आउट करने के लिए आपने जो कैलकुलेशन किया वो पूरा प्रोसेस आपको इस न्यूमेरिकल में समझाया गया है। सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्लियर है? तो एक बहुत इजी प्रोसेस है जिसको आपको बनाना है। इसमें टेम्पररी एंड परमानेंट सिर्फ बोलने के लिए है, उसको आप एजम्पशन में लेके चलोगे। अब जब भी आप डायरेक्टली कनेक्टेड नोड को देखते हो तो हमेशा आप उसको एक टेम्पररी नोड लेके चलोगे और बाद में उसको परमानेंट कर दोगे, और दूसरा जो होता है टेम्पररी रहता है। अब सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि टेम्पररी नोड जो होता है, यानी टेंटेटिव नोड जो होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। उसका रिकॉर्ड जो होता है हमेशा चेंज होगा। पहले कुछ रिकॉर्ड और होगा, लेकिन बाद में जब आप किसी और डायरेक्टली कनेक्टेड नोड से होते हुए उस टेंटेटिव नोड को एक्सेस करते हो या फिर यूटिलाइज करते हो तो उसकी वैल्यू अगेन चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आप देखते हो कि जो आपका टेंटेटिव नोड की वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ई का जो वैल्यू है B5 लिखा हुआ है, वहीं पे यहाँ पे जो ई का वैल्यू है वो जाके चेंज हो जाता है बी, ये डी हो जाता है, D,4 हो जाता है। तो इसका मतलब है ई नोड में पहले B5 था, बाद में ई नोड में आपका D4 हो गया। तो ये जो बी है वो D4 कहलाएगा। तो आप इसमें करेक्शन कर लेंगे। सी में जो रहेगा
वो D,5 रहेगा, और जो ई नोड पे रहेगा जो एंट्री रहेगा वो होगा D,4। D,4। ठीक है, तो फाइनली जो आपने फिगर है वो बना लिया होगा, और नहीं बनाया तो फटाफट बना लीजिए। ये फाइनल फिगर है, और आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो डिक्सरा एल्गोरिथम के बारे में इंडिविजुअली आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये पूरा फिगर बना के दिखाना पड़ेगा। तो आपको मल्टीपल फिगर्स बनाने पड़ेंगे, एक फिगर से आपका काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने चारों फिगर एक ही स्लाइड में बना के दिखाया था, ताकि आपको एक ही जगह समझ में आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको एक ही फिगर में इसको मेंटेन किया है, एक ही स्लाइड में शो किया है। लेकिन आप जब बनाओगे तो 1 बाय 1 आपको बनाते हुए, शो करते हुए, प्रॉपर्ली मेजर मतलब वैल्यू को शो करते हुए, प्रॉपर्ली सारी चीजों को इंडिकेट करते हुए आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स उसी में ही डिपेंड करेगा कि आप उसको सॉल्व कैसे करते हो, क्योंकि आपके टेक्निक्स पे ज्यादा ध्यान होता है। पूछो सर, जो हमारा ये डायग्राम बनाएंगे इसके नीचे इसको डिफाइन थोड़ी करना होगा। हाँ बिल्कुल डिफाइन करोगे, क्यों नहीं करोगे, मैंने इतना सारा चीजें तो आपको डिफाइन किया है। यस ठीक है सर। ना, तो विदाउट डेफिनेशन हाउ टू अंडरस्टैंड दैट कि यू आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल एंड यू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स वेरी वेल। तो हमको यही चीज देखना है कि फिगर पे ही आपका ये कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। हाउ टू फिगर इज गोइंग टू बी वर्क, यू हैव टू बी एक्सप्लेन, आपको बताना आना चाहिए। आपको बताना नहीं आएगा तो वहीं पे जहां आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए वहां आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिगर बना के छोड़ दियो बट यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग द फिगर। तो फिगर बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिगर को एक्सप्लेन करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसरिंग पार्ट जो होता है। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ, फिगर मस्ट बी इंक्लूडेड, बट इंक्लूडेड का मतलब ये नहीं होता है कि आप इंक्लूड करके छोड़ दो, यू हैव टू बी एक्सप्लेन द फिगर। ठीक है, यस सर। सर अगर A to C जाए तो सारे पाथ चेंज हो जाएंगे सर, इसके वैल्यूज और? हाँ A to C जाओगे, लेकिन A to C क्यों जाओगे उसके पीछे रीजन होना चाहिए। मैंने यहाँ बोला था कि स्मॉलेस्ट पाथ को लेके चलना है। अगर मैं चेंज करता हूँ अपने फिगर को तो यू कैन चेंज। यस सर। सर पर A to C भी जाएंगे तो सर सेम ही पाथ बनेगा ना सर, क्योंकि उसमें सेम नोड ही गए हैं, सेम नोड करते हैं। नहीं नहीं, A to C डायरेक्टली आप नहीं चल सकते ना, क्योंकि इनिशियली A से B पे ही जाने की बात कर रहे हैं। सर इसलिए सर शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग बताया। हाँ, तो इसीलिए शुरू में आपको नहीं पता चलेगा ना कि आगे जाके उसकी वैल्यू कितनी होगी। आप यही मान के चलोगे कि जो डेफिनेशन दिया गया है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी जो शॉर्टेस्ट लिंक है उससे होते हुए आप आगे हो। तो ए से जब स्टार्ट किया तो आपका शॉर्टेस्ट लिंक 1 है, तो जब शॉर्टेस्ट लिंक 1 है तो इसका मतलब है 5 को चूज करने के बजाय 1 ही को चूज करोगे। भले ही घूम फिर के वो वापस आ जाए वो अलग बात है, उससे कोई मतलब, लेकिन आपको जो रास्ता बता रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू द रूल जब आप चल रहे हो, प्रोटोकॉल आप जब चल रहे हो, तो यू हैव टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, तो किसी भी हालत में आप बोलोगे कि मैं ए से सी में जाऊंगा तो ये इलीगल हो जाएगा, यानी एक्चुअल कंसेप्चुअल बेस है या अकॉर्डिंग टू द रूल दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, शॉर्टेस्ट तो ले ही नहीं रहे। तो इसलिए ए से जब स्टार्ट कर रहे होगे तो उसका जो लिंक का जो वेट है वो शॉर्ट होगा, जो शॉर्टेस्ट वेट होगा उससे आपने लिया है। भले वो घूम फिर के वापस आ जाए वो अलग बात है, वो अलग चीज है, बट करंटली उसके लिए ये होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया डिक्सरा एल्गोरिथम में, इट्स अ नॉन अडैप्टिव एल्गोरिथम। ये जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं ये बिफोर गोइंग टू बी स्टार्ट, यानी जब रूटर स्टार्ट होता है उससे पहले का कैलकुलेशन है। सारे रूटर्स को देख के, सारे स्ट्रक्चर टोपोलॉजी को देख के अपने आप को डिफाइन कर देता है, टेबल बना लेता है। एक बार जब परमानेंट टेबल बन जाता है कि ए से ई तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता ए बी डी ई है, तो ये उसके टेबल में चढ़ जाता है। अब जब तक रूटर काम करेगा तब तक वो ए बी डी ई रास्ता ही चूज करेगा, बाकी किसी को भी वो चूज नहीं करेगा। तो ये हो गया स्टैटिक टाइप ऑफ रूटिंग। और दूसरा जो होता है एडाप्टिव टाइप ऑफ रूटिंग, जिसमें क्या होगा कि वो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, कोई नोड गायब हो गया, कोई नोड हट गया, जैसे फॉर एग्जांपल इसका ड्रॉबैक्स भी यही हो सकता है। सपोज कर लो डी नोड गायब हो गया, लेकिन आपके रास्ते में ए बी डी ई लिखा हुआ है लेकिन डी नोड गायब हो गया, तो इस केस में आप इसको नहीं वर्कआउट कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, जैसे सपोज करो डी नोड गायब होगा, बार बार पैकेट फेल हो रहा है, तो फिर से वो अपने रूटिंग एल्गोरिथम को ऑफलाइन करेक्शन करेगा, फिर वो अपलोड करेगा अपने मशीन पे, तो इस तरह से उसका रास्ता फिर बदल जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई नोड चेंज होता है तो ऑफलाइन वाले केस में आपके पास मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जिसको हम बोले डायनामिक यानी अडैप्टिव रूटिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कोई नोड गायब होता है तो अपने आप को चेंज कर देता है। तो ये क्लियर हुआ सारा चीजें कि रूटिंग एल्गोरिथम